हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं वैभव सर की एक वीडियो इंटरव्यू दी हुई है, वीडियो है, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि वन टेक में कर लूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि वैभव सर को सुनना था, ये एक बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी इंटरव्यू भी सुननी चाहिए, क्योंकि हमें जब किसी सुनते हैं, किसी की बात सुनते हैं, तो हमें उससे नॉलेज मिलती है, क्योंकि उनकी भी अपनी भी खुद की रिसर्च होती है। तो एक होता है कि एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे चार बुजुर्ग बैठे हो ना, उसमें एक 20 साल का बंदा चले जाए, वो बुजुर्ग 60 साल की उम्र वाले हैं, अगर 20 साल का बंदा उनके बीच में बैठ के बातें सुनेगा, तो उसकी उम्र जो 60 साल की, उनका एक्सपीरियंस और प्लस 20 साल का, यानी कि 80 साल का एक्सपीरियंस का बंदा बन जाता है वो 20 साल वाला बंदा। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो अगर आप बड़े बंदों की बातें सुनते हो, सारी सुनते हो, तो आपको जो उनका एक्सपीरियंस मिलता है, आप 10 लोगों से उधर से सुना हुआ, आपके पास भी एक्सपीरियंस है, तो वो आप उनसे भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे बढ़ जाता हूँ या आप उनसे बड़े हो जाओगे, लेकिन कहने का मतलब कि आपको 100 चीज़ें पता चलती हैं, तो आपका भी स्ट्रेचर ऊपर चले जाता है वीडियो में, वो अपनी नॉलेज में, ठीक है। तो वो नॉलेज गेन करने के लिए वीडियो देख, ये मैं वीडियो अकेला भी देख सकता था, लेकिन मैंने 15 मिनट की वीडियो देखी थी। मैंने सोचा कि चलो आपके साथ देखते हैं, क्योंकि मैंने वैभव सर की कई इंटरव्यू आपके साथ नहीं बैठ के देखी। तो मैंने 15 मिनट की देखी, फिर मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, मैं आपके साथ ही देखूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, मैं एक टेक में ही करूँगा, ठीक है। तो ताकि आपका एक लेसन वो टूट ना सके। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के देखोगे ध्यान से, तो आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, समझ आएंगी, पक्का पता चलेंगी। देखते हैं कि इस वीडियो में क्या वैभव सर क्या बोलते हैं। ये वैद, VADD वैद सर भाई का चैनल है, इंडियन चैनल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इंडियन यूट्यूबर्स जो होते हैं, इनको सपोर्ट करो इंडियन भाइयों, क्योंकि हमें आपकी ही ज़रूरत है। आप अगर हमें सब्सक्राइब करते हो, तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी आवाज़ बढ़ती है, हमारा रीच बढ़ती है, ठीक है। तो काउंटर कर सकते हैं हम अपने जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हमारे दुश्मन हैं उनसे। तो जो इन्होंने टाइटल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है वैभव सिंह ऑन इमरान खान मिस्टेक्स, वाई आर्मी रिमूव्ड हिम एंड जनरल बाजवास असेसमेंट। तो ये इनका टाइटल है। वीडियो देखते हैं, वीडियो में एंड में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो वैभव सर की है, थोड़ी वीडियो लंबी है, प्लीज़ आप थोड़ा धीरे धैर्य रख के इस वीडियो को देखोगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। ध्यान से बातें सुनना, आपको इनकी बातों के पीछे के मकसद ढूंढना है, ठीक है, तो ताकि आप सीख सको, क्योंकि आपको ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड में लास्ट में थोड़ी सी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्ते वैभव जी, कैसे नमस्ते हैं? सर, बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आपका बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है पाकिस्तान में अभी? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नवाज शरीफ के भाई। तो पूरा गेम समझाइए कि कहाँ से ये जो इमरान खान की और आर्मी की जो मनमुटाव है वो शुरू हुआ। देखिए, इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं रहे ये एक चीज़ है, और इमरान खान प्रधानमंत्री थे कब ये दूसरी चीज़ है। प्रधानमंत्री होने का जो गुमान था उनको कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं डिसीजंस लूँगा, मैं डिसाइड करूँगा कौन ISI चीफ बनेगा, मैं जब चाहूँगा तो मैं आर्मी चीफ को निकाल दूंगा, मैं जब चाहूँगा मैं ISI चीफ को निकाल दूंगा, मैं जब चाहूँगा जिसको चाहूँगा वो ISI चीफ बनेगा। यही सारी वो गलतियां हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको निकालने के लिए। पाकिस्तान में आप प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है, तब तक जब तक आप खुद को प्रधानमंत्री माने ना। आप जब प्रधानमंत्री की जो पावर्स है उनको आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। नवाज शरीफ की भी यही गलती थी। उनको ये गलत फहमी हो गई कि मैं प्रधानमंत्री हूं और मैं डिसीजंस लूंगा। सो मोदी ने उनको स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया, शपथ ग्रहण समारोह में 2014 में। उन्होंने आर्मी से नहीं पूछा, चले आए कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं डिसीजन लूंगा, आर्मी कौन होती है मुझे, उनसे मैं क्यों पूछूं। फिर उसके बाद जब मोदी साहब लाहौर गए तो भी उन्होंने आर्मी से नहीं पूछा, उनसे कंसल्टेशन नहीं की, उर्दू में इसको कहते हैं मुशावरत, उन्होंने नहीं करी। मोदी साहब से खुद बात करी और कहा आप आइए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, और वो लाहौर पहुंच गए। जब आर्मी को मालूम चला तो आर्मी को लगा अच्छा, तो उस दिन से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी कि आपने एक गलती की, दूसरी की, फिर तीसरे का मौका नहीं मिलता।
सेम चीज़ इमरान खान साहब के साथ हुई है। उन्होंने पहली गलती ये करी कि उन्होंने जब लास्ट ईयर अक्टूबर में जब नए आईएसआई चीफ की तैनाती होने लग गई, तो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। इन्होंने कहा कि नहीं, फैज़ हमीद को रहने दो, जो इससे पहले जो आईएसआई चीफ थे, बिकॉज उनका सबसे बड़ा रोल था इनको पावर में लाने के लिए। जितनी भी इलेक्शन रिगिंग थी, जितना भी मैनिपुलेशन था, जितना भी मीडिया मैनेजमेंट था, जितना भी जुडिशरी को मैनेज किया गया अपोजिशन को दबाने के लिए और इनको उठाने के लिए, वो सब का सब फैज़ हमीद ने ही इनके लिए किया था। तो ये नहीं चाहते थे कि वो हटें, तो इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया, उसको इतना डिले किया। जैसे अभी इन्होंने लास्ट में अपना बचाने का अपने आप को पूरा कोशिश किया। हाँ, तो जितना डिले इन्होंने अभी किया, इससे लगभग इतना ही डिले उन्होंने तब भी किया था। तो अब नदीम अंजुम जो उस समय कराची के कोर कमांडर थे, वो नए आईएसआई चीफ बन रहे थे, तो वो आकर के बेचारे इस्लामाबाद बैठे हुए थे 15 दिन से, और ये साहब जो है ये उनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं कर रहे थे। कहते हैं कि मैं 5 लोगों के नाम भेजेगी आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री, और मैं उन 5 लोगों का इंटरव्यू करूंगा और उन 5 लेफ्टिनेंट जनरल का इंटरव्यू करने के बाद मुझे जो सही लगेगा मैं उसको अपॉइंट करूंगा। तो एक शटअप कॉल आई उधर से जीएचक्यू रावलपिंडी से आर्मी चीफ की, और उन्होंने नदीम अंजुम को लास्ट में बोला कि आप एक काम करो, आप आईएसआई की बिल्डिंग में जाओ, आप पारा एक जगह है रावलपिंडी के पास में, इस्लामाबाद के पास, तो उनको कहा कि आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जा करके चार्ज रिज्यूम कर लो, नोटिफिकेशन मैं देखता हूँ कैसे नहीं आता इनके ऑफिस से। उन्होंने जा करके, अभी प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन नहीं इशू किया था, उन्होंने चार्ज संभाल लिया। तो बेसिकली इमरान खान को उनकी औकात दिखाई कि एक पीस ऑफ पेपर जो है ना, वो आपके साइन का उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन डिसीजन लेती है, और जो लेती है वही फाइनल होता है। सो वो दूसरी गलती थी इनकी, और वो अक्टूबर की गलती थी इनकी। और दिसंबर में नदीम अंजुम की आईएसआई चीफ की मीटिंग्स हुई जनरल बाजवा के साथ और जरदारी और बाकी अपोजिशन लीडर्स के साथ, और उन्होंने कहा कि अब इनको तीसरी गलती करने का मौका नहीं देना। और फिर उसके बाद मार्च आते आते नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, और अप्रैल में सरकार चली गई। सो जो लाने वाले थे वही भेजने वाले हैं। सो आई मीन द आर्मी गिवथ एंड द आर्मी टेक्स अवे, मतलब जो जान देता है वही तो जान लेता है ना। सो वही 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 पूरी कहानी है इनकी। तो ये नवाज शरीफ का जो हुआ, तो ये इनको क्यों चुना गया था? इमरान खान को ही आर्मी ने क्यों जीरो इन किया कि इसको बनाना देखिए, और चाहिए? कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, और कोई ऑप्शन उनके पास था नहीं। पीपल्स पार्टी को वो ट्राई कर चुके थे, नवाज शरीफ को वो ट्राई कर चुके थे। तो जो तीसरा फोर्स जो सो कॉल्ड फोर्स थी, वो पीटीआई ही थी, इमरान खान की ही पार्टी थी। तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था कि यार मतलब अब चलो ठीक है, एक रिटायर्ड फौजी हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो इंडिया आए हुए थे, तो उनसे बात हो रही थी, तो काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं और जनरल की रैंक से रिटायर हुए थे। सो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार देखो, ईमानदार आदमी है और कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई इलीगल एसेट्स नहीं है उसकी, तो ठीक है यार, मतलब ट्राई करते हैं, क्या होगा, फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो अपने पास ऑप्शन ए और बी तो पुराने वाले पड़े ही है ना, फिर उनको ट्राई करेंगे। ठीक है। सो पाकिस्तान आर्मी ने सोचा था कि ये शायद कुछ डिलीवर करे, बट वो नहीं कर सकते थे उसको, मतलब इमरान खान की कैपेसिटी नहीं है। वो 8:30 बजे के बाद वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आज तक रुका ही नहीं है। वो 8:30 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उड़ता था, बनीगाला अपने घर रहता था, वो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में भी नहीं रहता था। अच्छा। हाँ, उसका घर है बनीगाला में, इस्लामाबाद में। मरगला हिल्स एक एरिया है, मतलब पहाड़ों का एरिया है। इस्लामाबाद बड़ी बहुत खूबसूरत शहर है वो, मतलब चारों तरफ से पहाड़ है और उनके बीच में वो बसा हुआ शहर है। तो मरगला हिल्स के ऊपर उनका एक मकान है, कुछ मेरे ख्याल से 15-20 एकड़ में। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो रहते हैं। तो वो हेलीकॉप्टर से रोज सुबह जाते थे ऑफिस, और फिर शाम को उसी हेलीकॉप्टर से वापस बनीगाला। तो बहुत कैजुअल चीज़ों को लेना, फिर इकोनॉमी का जो हाल किया है, पहले 1 साल तक नेगोशिएशन करते रह गए, IMF के साथ डील फाइनल नहीं करी, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 1/3 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे उन्हें पैसा लेना पड़ा। फिर कंडीशंस और हार्ड हो गई उनके लिए, पाकिस्तान के लिए एज अ कंट्री। फिर
असद उमर जो उस समय उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको हटाया। लगभग 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर हटे उनके 3.5 साल की सरकार में। और वर्ल्ड बैंक के साथ नेगोशिएशंस हमेशा डिले करी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने तब से बंद है, अच्छा। बंद है, लिटरली बंद है। तो ये एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन चाइनीज़ के अंदर भी थी कि यार हाउ टू डील विद दिस मैन, बिकॉज 3.5 साल से ये इस पूरे सीपेक को ये इसने मतलब बिल्कुल हॉल्ट पे डाला हुआ है। इतने ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी बिकॉज इनको ये था कि यार जब शरीफों की गवर्नमेंट थी तब तो इतने बिलियंस का कमीशन खाया इन्होंने, ठीक है, और सारी डील्स फाइनल कर चुके हैं, तो अब हमें भी कुछ दो, हमें भी कुछ दो, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ। शरीफों को दिया है तो और हमको भी दो। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इनके साथ, जिससे चाइना बहुत नाराज था। और चाइना को एक्सपीरियंस था शरीफों के साथ डील करने का, बिकॉज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्चुअली एग्जीक्यूट, उसकी प्लानिंग और उसकी जो पूरा जो उसका जो खाका बना, वो भले ही उसकी नींव जरदारी ने डाली हुई एज अ प्रेसिडेंट अपने रूल में, बट उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट पूरा का पूरा शरीफ फैमिली ने किया अपने 5 साल की गवर्नमेंट में, 2013 से 2018 के बीच में। तो चाइनीज को ये पता था कि यार वी कैन डील विद दीज पीपल एंड वी कांट डील विद दिस मैन। तो चाइना ने भी एक आर्मी को अपनी फ्रस्ट्रेशन बताई थी कि जस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन एंड वी वांट द शरीफ्स बैक। तो ये जो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका ने सरकार गिराई है, एक्चुअली सरकार इनकी चाइना ने गिराई है, अमेरिका ने नहीं गिराई। बट इमरान खान की हिम्मत नहीं है चाइना का नाम लेने की। वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आर्मी कभी टॉलरेट नहीं करेगी, और अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी बिकती है जब पाकिस्तान में, चाइनीज कॉन्स्पिरेसी नहीं बिकेगी। बिकॉज वहां पे लोगों को पिछले 50 साल से ये पढ़ाया गया है कि चाइना जो है वो उससे हमारी दोस्ती जो है वो शहद से भी मीठी है, हिमालय से भी ऊंची है और समंदर से गहरी है, और ये मतलब बचपन से बच्चों को पढ़ाते हैं वो। अच्छा। पिछले 50 साल से, और 50 साल से ही वो उनको एंटी अमेरिकनिज्म फीड करके उनको रेडिकलाइज भी कर रहे हैं अपने पूरे सोसाइटी में, मुआशरे में, मदरसों में, स्कूलों में, ठीक है, गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पे अमेरिकन को कि ये जालिम है, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, यहाँ पे बॉम्बिंग करते हैं, ये करते हैं। सो और जितनी तबाही हुई है पाकिस्तान की वो सब अमेरिका की वजह से हुई है। जैसा लगता है नहीं कि उससे पहले वहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बह रही थी। सो ये चीज़ वो बिकेगी, तो इस वजह से इमरान खान बार बार एंटी अमेरिकनिज्म का वो कार्ड खेल रहे हैं। बट पर्सनली मैं आपको बताऊं, लोग अभी पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो कह रहे हैं कि यार देखो कितने हज़ारों लोग निकल रहे हैं सड़कों पे, रावलपिंडी में, कराची में, इमरान खान के सपोर्ट में। देखिए, लोग भुट्टो के लिए भी निकले थे। भुट्टो से बड़ा नेता नहीं है इमरान खान। भुट्टो वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर। भुट्टो को भी फांसी दे दी थी, कोई एक बच्चा भी निकला सड़क पे, एक बच्चा भी सड़क पे नहीं निकला था प्रोटेस्ट करने के लिए, और भुट्टो को फांसी दे दी थी फौज ने। तो अगर भुट्टो को फांसी दी जा सकती है, अल्ताफ हुसैन से बड़ा लीडर नहीं है कराची का वो, ठीक है, लेकिन अल्ताफ हुसैन को भी देश से निकाल दिया, ठीक है, अल्ताफ हुसैन को बैन कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। नवाज शरीफ से बड़ा पंजाब में, पंजाब में कोई लीडर नहीं समय, लेकिन नवाज शरीफ को जेल में भी डाला, और फिर नवाज शरीफ को जिला वतन भी किया, फिर नवाज शरीफ को अभी फिर दोबारा जेल में डाला, फिर वहां से फिर लंदन भेजा उसको। तो फौज जो करना चाहती है वो करती है। फौज के पास वहां पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैनेजमेंट के, वो मीडिया मैनेज कर लेती है, वो सेंसरशिप अगर वो अपनी आई पे आ जाए तो ऐसा सेंसरशिप करेगी कि, और ऐसा बिल्कुल ही 180 डिग्री नैरेटिव चेंज कर देगी ओवरनाइट, जो कि किसी को समझ में भी नहीं आएगा वहां पे। तो फौज के पास वो कैपेबिलिटी है वहां पे। ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ रुपए का बजट है उनका सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। 8,000 करोड़ 8,000 करोड़ का बजट है पाकिस्तानी रुपीस में। इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 4,000 करोड़, जो कि बहुत है, फिर भी ऑलमोस्ट $500 मिलियन का। कई BBC और CNN चल सकते हैं। तो आप सोचिए, ये सिर्फ फौज का बजट है, ये पैसा सिर्फ फौज लेती है 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे, जो कि कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ही है। तो अब आप सोच लीजिए, उनके पास मतलब उनके पास पैसा है, वेल्थ है, कि वो पूरा नैरेटिव अपने हिसाब से वो मैनेज कर लेते हैं। आप देखें ना, इंडिया में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नॉन इश्यूज हैं, वो अगर बनाने पे आ जाते हैं ISPR वाले उसको एक इशू, तो वो बना लेते हैं ना ग्लोबली।
BBC भी बोलने लग जाती है, CNN भी बोलने लग जाता है, सारे अल जजीरा ये वो जितने भी हैं सारे के सारे अचानक से सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो कैपेबिलिटी है उनके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इमरान खान को ये गलतफहमी हो सकती है कि वो बहुत बड़े ग्लोबल लीडर है, वो आलमी जो है कोई सियासतदान है, ऐसा है नहीं। और जिस जिस वो लाइन पे जिस डगर पे जा रहे हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपने लोगों को भड़का रहे हैं, आई मीन हिल बी हिस्ट्री वेरी सून। मतलब उनका करियर एज अ पॉलिटिशियन खत्म है। अच्छा, ही इज कोई चांस नहीं है? देखिए, इलेक्शन रिफॉर्म हो जाएंगे अगले 6-7 महीने में। ये इन्होंने गवर्नमेंट बनाई ही इलेक्शन रिफॉर्म के लिए। ईवीएम बैन कर देंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट करने नहीं देंगे। ठीक है, जो इमरान खान का जो पूरा वो था गेम प्लान दोबारा सत्ता में आने का। वहां पे भी ईवीएम चलता है क्या? ईवीएम इस बार इंट्रोड्यूस होनी थी। ओके। वो इमरान खान का प्लान था कि ईवीएम बिकॉज कि हम ईवीएम अपने हिसाब की ले आएंगे और उसको उसमें फजिंग करेंगे। अच्छा। ठीक है, तो रिगिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का प्लान था उनका, तो वो ऑपोजिशन अब नहीं होने देगी। सेकेंडली, इनका ये प्लान था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जैसे हमारे एनआरआईज होते हैं, उनको वोटिंग राइट्स दे दें। तो ओवरसीज पाकिस्तानी को ये है ना, बड़ा फैसिनेशन है इमरान खान को, देखो कितना हैंडसम है, उनके लिए यही बहुत है वोट देने के लिए। बाहर तो कम से कम ही इज मोर प्रेजेंटेबल इन यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब शरीफ जो है वो उतने प्रेजेंटेबल नहीं है, वो ऐसे इंग्लिश नहीं बोलते, वो इतने अच्छे वक्ता नहीं है, तो उनको लिए तो वही चाहिए, तो वो भी ये डिमोलिश कर देंगे, उसको भी नहीं होने देंगे ये इलेक्शन रिफॉर्म्स में। तो इमरान खान का तो करियर इन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिया है। और ये जो लोग निकल रहे हैं सड़कों पे, ये सारे के सारे कब तक निकलेंगे? अभी रमज़ान चल रहा है, तो रात में ये होता है पाकिस्तान में, ये कल्चर है कि रमज़ान के महीने में लोग दिन में सोते हैं, अच्छा, और रात भर जागते हैं, क्योंकि दिन में फास्टिंग करनी होती है ना, तो काम करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे तो भूख लगेगी तो दिन में सोते हैं वहाँ पे। मैं मतलब ऐसी कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, ये कल्चर है वहाँ का। और रात में जागते हैं, बिकॉज रात में फिर वहाँ पे रात भर मार्केट्स खुली रहती हैं, चाहे कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पिंडी हो, लाहौर हो। तो रात में वो घूमते हैं, घूम के कहीं निहारी खा रहे हैं, कहीं चाट खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, तो रात भर खाते हैं, दिन भर सोते हैं। तो इसलिए आप देखिए, जितने जलसे हो रहे हैं इनके, या जितने भी प्रोटेस्ट सारे रात में हो रहे हैं, दिन में एक भी नहीं हो रहा आपको दिखा? क्लेवर पोजीशनिंग है फिर तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में भी जो लोग हैं ना, जिनको ये गलतफहमी हो रही है कि यार ही इज वेरी पॉपुलर और ये स्वीप कर जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा। आज गैलप का सर्वे आया है, 57 और 58% पाकिस्तानीज आर हैप्पी कि इमरान खान इज गॉन। आज का सर्वे है गैलप का। अब वो उसको अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे तो है तो कुछ फैक्ट्स है ना। लेकिन जो ऑनलाइन दिख रहा है, ये जो इमरान खान ने सोचा था कि जो ISPR जो करती है, प्रोपेगेंडा है, ISI की आर्म है, वो इसके लिए कर रही थी जब 2018 से पहले इसको बिल्डअप करना था। लेकिन अब वहां से कुछ लोग निकल के वो थोड़ा रिवोल्ट करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन थोड़ा ऐसा चल रहा है। एक टेलीफोन की मार हैं ये सारे। एक टेलीफोन जाएगा और सारे आ जाएंगे कंट्रोल में। अच्छा। अभी फोन गया नहीं होगा किस बात की देर है? मतलब एक टेलीफोन की देर है। मतलब अभी पाकिस्तान आर्मी को भी ये वो उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, चलो ठीक है यार, इनका अपना कुछ फ्रस्ट्रेशन है, निकल जाने दो, ठीक है, एक बार फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा, देन विल डील विद इट। साइकोलॉजिकल भी बहुत सारी चीजें होती है ना, कि अगर प्रेशर कुकर में प्रेशर बन गया है तो सीटी लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा प्रेशर रिलीज कर दो। अब आप सीटी बंद कर दोगे तो वो फट जाएगा ना। तो वो सीटी लगाए वो कि ठीक है आवाज कर रहे हैं, कर लेने दो, 1 सीटी 2 सीटी 3 सीटी, उसके बाद कर लेंगे। हाँ, फिर एक फोन जाएगा और एक फोन पे सारे कंट्रोल में आ जाएंगे। इनमें से देखिए, इनमें से कौन लोग हैं? ट्रोल्स हैं सोशल मीडिया के, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, मतलब जिनका जर्नलिज्म बिना ISPR के चल ही नहीं सकता। उनका पूरा करियर ही इस बात पे बेस्ड है कि ISPR ने उनको इन्फॉर्मेशन फीड करी है और उन्होंने उसको इन्फॉर्मेशन को आगे बेच करके अपना करियर बनाया है। उन्होंने खुद कभी स्ट्रगल करके इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवाई, खुद कभी, क्योंकि देखिए जर्नलिज्म इन पाकिस्तान इज वेरी डिफिकल्ट। हर साल इतने जर्नलिस्ट मार दिए जाते हैं, इतने 150-200 जर्नलिस्ट जिनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, जिंदा है, मर गए, उनके घर वालों को कुछ नहीं पता। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट आज आप देखते हैं टेलीविजन पे, हामिद मीर को देख लीजिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है, उसके बॉडी में 2 गोलियां पड़ी हुई हैं, आज भी बाहर नहीं निकली। ठीक है,
तो मतीउल्लाह जान को भी लास्ट ईयर इन्होंने किया था। अबसार आलम जो कि इनके पेमरा के चेयरमैन थे, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है मीडिया की, इज वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, अबसार आलम को गोली मारी इन्होंने पिछले साल। तो आप सोचिए कि इनमें से, और ये जितने आप जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वो कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनका क्या है? ये इन्होंने चीटी नहीं मारी अपनी जिंदगी में कभी। हम्म। ठीक है। और ऐसा लगता है कि बहुत से जो ये लोग हैं जो बात करते हैं इमरान खान के सपोर्ट में, वो बाहर के ज़्यादा लोग हैं, जो लंदन में रह रहे हैं, कोई देखिए यूएस में रह रहा बेसिकली है। क्या है ना, इन्होंने तीन कंपनीज हायर की हुई हैं। एक कंपनी है बेस्ड कनाडा में, हम्म। एक कंपनी है बेस्ड सिंगापुर में, और एक कंपनी है बेस्ड इनकी साउथ अफ्रीका में। तो ये आईटी सेल टाइप का चला रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये क्या करते हैं ना कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं इन कंट्रीज में पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, हम्म। तो इन्होंने उनको हायर किया हुआ है, हम्म। ठीक है, इन कंपनीज ने। और इनका काम ये है कि आपको दिन भर में इतने 100 ट्वीट्स पे लाइक करना है, इतने 100 फेसबुक पोस्ट को शेयर करना है, इतने सारे ये करना है, रीट्वीट करने। अगर आप इतना करते हैं तो आपको महीने का हम समवेयर अराउंड $125-150 दे देंगे। तो अब मुझे ये बताइए, जो स्टूडेंट है उसका यार दिन में 1-1.5 घंटे का काम है, बैठ के खटाखट क्लिक ही तो करना है। हम्म। 1-1.5 घंटे दिन का दूंगा, महीने का मेरे को $150 भी मिल जा रहा है एक्स्ट्रा, तो ठीक है, 1 घंटे का एक स्टूडेंट के लिए बहुत होता है ये। खर्चा तो निकल ही रहा है। 10-12 हज़ार रुपए, मतलब $150 पाकिस्तानी रुपीज में समवेयर अराउंड 20-25 हज़ार रुपए हो गए। हम्म। तो अगर वो एक डेली एक घंटे का इतना मिल रहा है, जो भी हो गई है तो बहुत है। हाँ। सिमिलरली तो इस तरह से उन्होंने एंगेज किया हुआ है इन कंट्रीज के अंदर, हम्म। और वही ये सारा काम करते हैं। ये पूरा मैन्युफैक्चर्ड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, हम्म। ये आर्टिफिशियल है सारी चीज़ें। हम्म। पाकिस्तान में अब आप देखिए, इमरान खान की ट्वीट्स पे 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख लाइक्स आते हैं और रिट्वीट्स आते हैं। यूजर कितने हैं पाकिस्तान में? यूजर कितने हैं? हम्म। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसके 77 और 78 मिलियन फॉलोअर्स हैं आई गेस ट्विटर पे, हम्म। वो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो होने वाले टॉप 10 लीडर्स में आई गेस नंबर 7 पे हैं शायद। हम्म। मतलब सारे सेलिब्रिटीज, मतलब सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, सारे सेलिब्रिटीज में। वो भी कोई चीज़ अगर ट्वीट करते हैं तो अगर उनको 1.5 लाख, और इंडिया में बहुत यूजर्स हैं, इंडियन एनआरआई कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनको 1.5 लाख 2 लाख लाइक्स आते हैं उनके ट्वीट पे, इमरान खान को कैसे आ रहे हैं? वो आर्टिफिशियल है ऑब्वियसली। तो अब आप देखिए, अब मैंने एक, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्ड किया मैंने। फवाद चौधरी डब्बू, जो वहाँ का आई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, लॉ मिनिस्टर भी था वो, तो उसने एक ट्वीट किया, तो उसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। अच्छा। तो उसने ट्वीट किया, और ट्वीट करते ही वो मेरी वॉल पे आया, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी। 7 मिनट के अंदर, ठीक है, वो वीडियो था, वीडियो पे व्यूज मेरे ख्याल से शायद 5,000 थे या 5,500, 6,000 ऐसे कुछ थे, और उस पे लाइक्स 12,000 के करीब, और रीट्वीट समवेयर अराउंड 3,500 या 4,000 रीट्वीट्स थे। आप मुझे बताइए ये कैसे पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि लाइक्स और रीट्वीट्स व्यूज से भी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, डबल है? कैसे पॉसिबल है ये? मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके उनको भेजा। तो ये अब देखिए ना, नई गवर्नमेंट आई है, ये सारी चीज़ों का सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे चीज़ों स्ट्रक्चर जो इमरान खान ने बनाया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल है, में रियलिटी नहीं है। जो लोग निकले हैं, तो अब शाम को पूरा पाकिस्तानी सड़कों पे निकला हुआ है कि निहारी खाने, चाट खाने, रमज़ान की छुट्टी है, तो निकल गए वो, क्या फ़र्क पड़ता है? और इमरान खान ने अपनी रैली कहाँ अनाउंस की है पहली, जो वो खुद लीड करेंगे, पेशावर में। क्यों? क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट अपनी है, पीटीआई की, महमूद खान चीफ मिनिस्टर है। लाहौर में करते जाते कराची में करते, बट वो पेशावर से करेंगे। वहाँ पे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज होंगे, गवर्नमेंट के लोग यूज होंगे, पैसा यूज होगा, और लोग भर भर के गाड़ियों में लाए जाएंगे और दिखाया जाएगा ड्रोन शॉट की, देखो कितने लोग आए हुए हैं। और फिर उसके बाद उससे एक माहौल बनाया जाएगा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे,
तो कराची के लोग भी जो रात में चाट खाने निकलेंगे वो भी जाएंगे फिर कराची में जब इनका जलसा होगा. सो दीज आर द थिंग्स. ये जैसे शरीफ परिवार है वो अभी भी है राजनीति में. बेशक नवाज शरीफ से नाराज़गी थी पाकिस्तान आर्मी की, बहुत कुछ किया. वही जो इमरान खान के साथ हुआ वो उनके साथ भी हुआ, लेकिन उनको एक बैकअप रखा कि शरीफ फैमिली है, एक बैकअप रहना चाहिए. पूरा कंप्लीट एनाइलेशन नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ वो हो सकता है. होगा, बिकॉज इमरान खान के बीच में और शरीफों के बीच में एक डिफरेंस है. शरीफ वे या पीपल्स पार्टी वाले वे, भुट्टो की पार्टी जो है, ये बहुत ही घाघ और बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियंस हैं. ठीक है, इनको ये पता है कि यार कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना. ठीक है, इनको ये पता है कि यार आर्मी के साथ कहाँ पे उलझना नहीं है. ठीक है, और इमरान खान के साथ प्रॉब्लम ये है ना, इमरान खान को अर्तुगरुल गाजी बनने का शौक है. उसको रियासत मदीना बनानी है, उसको खुद को हजरत उमर बनाना है. ठीक है, उसने जनरल बाजवा को खालिद बिन वलीद इसलिए बताया ना, क्योंकि खुद उसे हजरत उमर बनना था. तो बात वही है कि इस वजह से आर्मी उस चीज को टॉलरेट नहीं करती है. और वो जो कार्ड्स खेल रहा है, एक्चुअली वो कार्ड्स बहुत डेंजरस हैं. वो पाकिस्तान के लिए एज अ होल, एज अ कंट्री बहुत डेंजरस है. जैसे थोड़ा एग्जाम्पल, जैसे आप ये कह रहे हैं, आप एंटी अमेरिकनिज्म पे आप खेल रहे हैं. एंटी अमेरिकनिज्म पे जब आपकी इकोनॉमी चल ही IMF और वर्ल्ड बैंक के भरोसे चल रही है. आज IMF हाथ खींच ले, आज वर्ल्ड बैंक हाथ खींच ले, आप बैंकरप्ट हो जाएंगे. ठीक है, अगर आप बैंकरप्ट हो गए, एक न्यूक्लियर पावर जो कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, अगर वो बैंकरप्ट हो जाए, और फौज जो है वहां का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है पाकिस्तान का, और 7.5-8 लाख लोग उस फौज में नौकरी कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें कहाँ से आएंगी, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कहाँ से आएंगे. और ये जितने भी फौजी हैं, इनकी ज़्यादातर फैमिलीज बाहर रहती हैं, मतलब UK में, US में. अगर आप बैंकरप्ट हो जाते, अगर आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं वो FATF में, तो आप ना UK US से पैसा भेज सकते हैं ना मंगा सकते हैं. तो फिर कैसे चलेगा? फिर इनकी फैमिलीज कैसे सर्वाइव करेंगी जो वहां रह रही हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं. तो ये शरीफ जो करते हैं, ये लड़ते हैं फौज से, उलझ जाते हैं अपने राइट्स के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर नहीं लड़ते. पाकिस्तान को डैमेज करके नहीं कोई काम करते. ये इकोनॉमी चलाते हैं अच्छी, ये फॉरेन पॉलिसी अच्छी चलाते हैं. कभी भी आपको ये नहीं सुनाई देगा कि भुट्टो की गवर्नमेंट में या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में कभी कोई डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो गया हो, कभी कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गया हो. उनको पता है कि यार ये चीजें, उनके पास लोग हैं जो माहिर हैं इन चीजों के. अगर इमरान खान की कैपेसिटी होती तो आप मुझे बताइए 3.5 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते? नहीं होता ना. सो ये रीजन है कि वो इमरान खान को, बिकॉज पाकिस्तान बहुत ज्यादा वीक पोजीशन पे आज की डेट में. अगला बजट क्या आएगा? इन्फ्लेशन आज की डेट में वहां ऑलमोस्ट 14% है. 14% की इन्फ्लेशन बहुत होती है. हाहाकार मच जाता है देशों में. इंडिया में 4.5 से 5 होती है तो टांगे कांपने लगती है लोगों की, गवर्नमेंट की. वहां 14% है. आखिर लोग फिर फौज को गालियां देते हैं ना कि तुम ही लाए थे इनको. ग्रोथ रेट जो थी पाकिस्तान की, वो एक डॉक्टर पाशा करके हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वेस्ट में रहते हैं. कल रात में वो एक एक्सप्लेन कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमने 55 लाख लोगों को नई जॉब्स हमने क्रिएट की हैं और 55 लाख लोगों को नौकरी दी है. क्या है कि यार इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी 1.5% हुई है और जॉब ग्रोथ आप बता रहे हो हमने 15% की है. ये कैसे पॉसिबल है? लॉजिकल क्वेश्चन है. अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिर्फ 1.5% है तो जॉब की ग्रोथ 15% कैसे हो सकती है? सो ही सेड कि मतलब इतनी डेटा फजिंग की है, इतनी 2 नंबरियां, और ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को एज अ पूरी कंट्री को इफेक्ट करती हैं. और वो जब कंट्री को इफेक्ट करती हैं तो फिर फौज को भी इफेक्ट करती हैं. जब लोगों को फांगे करने पड़ते हैं, आधा पेट सोना पड़ता है रात में, तो वो फौज को 4 गालियां निकाल के सोते हैं, बिकॉज फिर वो बोलते हैं यही लाए थे इनको. ठीक है, ये जितने सड़क पे निकल रही है कौन से लोग हैं? इनमें से कोई गरीब है? इनमें से, इनको कहते हैं बर्गर बॉयज.
ये बर्गर खाने वाले लोग हैं। हम्म 90% ऑफ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना वो बर्गर नहीं खाती। हम्म वो गाँव में रहती है, वो कबीलों में रहती है, वो पहाड़ों पे रहती है। तो ये 10% का तो वोट इमरान खान के पास पहले भी था, फिर मिल जाएगा। बट वो 90% का वोट, तो आर्मी जो है वो बहुत लॉजिकली सोच रही है कि वो यार तो एज एन इंस्टीट्यूशन भी प्रोटेक्ट करना है ना, भाई उसको तो देश उसको अपनी कंट्री की सिर्फ स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी देखनी है, उसको सिर्फ उसकी अपनी मतलब सिर्फ जो बोलते हैं ना बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं देखनी, उसको अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी देखनी है। बिकॉज आज की दुनिया में हर एक चीज़ लिंक्ड है। बिल्कुल। ठीक है, आपकी इकोनॉमी से आपकी साइबर सिक्योरिटी भी लिंक्ड है, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी भी लिंक्ड है। आपके यहाँ टेररिज्म होगा तो इन्वेस्टर नहीं आएगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा तो बिजनेस नहीं आएगा, बिजनेस नहीं आएगा तो जॉब नहीं क्रिएट होगी, जॉब नहीं क्रिएट होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा, केओस होगा, क्राइम बढ़ेगा। तो सारी चीजें आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती है। लेकिन इस बावले आदमी को कौन समझाए? तो पाक फौज इज एन इंस्टीट्यूशन जो ये चीजों को समझती है, जो भी कर रहे हैं इन्हीं चीजों की वजह से कर रहे हैं, यही रीजन है। जो ये रशिया में युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन का, उसी दिन इमरान खान वहां पे पहुंचे। अब आप मुझे महाशय। बताइए ये कौन कर सकता है दुनिया में? मतलब इनसे, मतलब इमरान खान के अलावा कोई दुनिया में लीडर आप मुझे बता दीजिए जो ये काम कर सकता है, एक नाम बता दीजिए। तो उससे भी फौज को काफी आपत्ति रही होगी। फौज ने तो, आर्मी चीफ ने तो उसके बाद मेरे ख्याल से कितना 10 दिन बाद इस्लामाबाद डायलॉग्स में, इस्लामाबाद डायलॉग्स में उसने बोला है, आर्मी चीफ ने यूज किया टर्म कि रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। उन्होंने इन्वेजन का टर्म यूज किया कि रशिया ने जो इन्वेड किया वो गलत किया है, इस्लामाबाद डायलॉग्स में उन्होंने बोला। सो बेसिकली व्हाट ही डिड कि उन्होंने जो इसने डैमेज किया था उस डैमेज को कंट्रोल किया। एंड ही हैज बीन डूइंग दिस फॉर लाइक पास्ट 3.5 years। ये गया सऊदी अरेबिया से लड़ाया, ठीक है, यहां से गया सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से, मोहम्मद बिन सलमान का जहाज लिया, मोहम्मद बिन सलमान के जहाज में, और उसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करी कि एमबीएस ने, देखो इमरान खान कितना बड़ा लीडर है कि एमबीएस ने अपना जहाज दे दिया कि आप मेरे जहाज से जाइए, रॉयल एयरक्राफ्ट। पहुंचा अमेरिका, पहुंचने के बाद क्या कर रहा है कि एंटी सऊदी अरेबिया टर्की और मलेशिया के साथ अलायंस बनाने के लिए वहां पे मीटिंग कर रहा है, ट्राइलेटरल। तो एमबीएस को मालूम चला कि यार ये हमने जहाज दिया है इसको, हमने वहां भेजा और ये वहां जा करके जो है टर्की और मलेशिया के साथ हमारे अगेंस्ट मीटिंग कर रहा है। कह रहा है कि हम नया इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे, हम इस्लामोफोबिया से लड़ेंगे, इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए हम टीवी चैनल खोलेंगे। तो हमने जो ये गल्फ न्यूज और ये सब खोला हुआ है, फिर हमने किस लिए खोला है ये? तो एमबीएस ने अपना जहाज वापस बुला लिया। फिर इन्होंने फोन किया, फिर पाकिस्तान से एक जहाज गया और इनको पीआईए की फ्लाइट में लेके आया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिटर्न टू पाकिस्तान इन अ कॉमर्शियल फ्लाइट। ठीक है, सो ये चीजें हैं जो, और फिर उसको भी डैमेज कंट्रोल फिर बाजवा ने जाके किया। बाजवा सऊदी अरेबिया गए, बोले कि नहीं मैं करूंगा इस चीज को हैंडल। फिर अगली मीटिंग मलेशिया में होनी थी, टर्की पहुंच गया, मलेशिया में महातिर मोहम्मद तैयार था, ये गया ही नहीं। बिकॉज बाजवा ने कहा कि हम न टर्की है ना हम मलेशिया है, वी कांट अफोर्ड कि हम सऊदी अरेबिया से झगड़ा मोल ले। तो एक डैमेज वो किया। फिर वहां से पैसे भी तो लाया था, पैसे नहीं, सऊदी अरेबिया से नहीं पैसे, लाइन ऑफ क्रेडिट। नहीं पैसे नहीं लाया था, चावल लाया था। अच्छा, चावल की बोरियां एज अ जकात लेके आए थे। और पैसे तो सऊदी अरेबिया ने अपने जो 3 बिलियन दिए थे वो वापस मांग लिए थे, वापस मांगे थे। अच्छा, हाँ, कुछ तो एंगल था पैसे हाँ, का। पैसे $3 बिलियन सऊदी अरेबिया ने इनको दिए थे इस शर्त में कि आप इसे खर्च नहीं करेंगे। अच्छा, आप इन्हें अपना रिजर्व मेंटेन करने के लिए आप उनको रख सकते हैं अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, कि आपके रिजर्व हैं इतने, रिजर्व्स की स्टेबिलिटी के लिए, बट आप एक भी रुपए इसमें से खर्च नहीं करेंगे। तो जब इन्होंने होशियारी दिखाई ये, तो उन्होंने पैसे वापस मांग लिए थे। तो उसके बाद फिर बाजवा गया था और बाजवा ने मैनेज की थी चीज़ें। और उसका देखिए, उसका एक ब्लोबैक इफेक्ट भी आया। टर्की और मलेशिया फिर नाराज हो गए। उन्होंने कहा यार हम इसके चक्कर में हमने भी सऊदी अरेबिया से क्या कि हम तैयार हैं और यही नहीं आया, यही गायब हो गया। हाँ। तो वो भी एक फैक्टर था जो बहुत उनको भी नाराज किया। सो वो भी बाजवा ने फिर मैनेज किया। उसके बाद आप देखिए डिप्लोमेटिकली जब रशिया वाला था वो इन्होंने मैनेज किया। सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर जो थे उनसे मीटिंग हुई शाह महमूद कुरैशी की। अब वो पीर है, ठीक है, उनका नाम मखदूम शाह महमूद कुरैशी है। तो
वो पीर हैं, वो बाल काटने का पैसा लेते हैं। आपने देखा होगा वीडियो। नहीं मैंने। वो एक दरगाह के पीर हैं, अच्छा। शाह महमूद कुरैशी। इसीलिए ख्वाजा आसिफ एक पहले डिफेंस मिनिस्टर भी थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, और वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे। हाँ। तो उन्होंने बोला कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जब चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि ये कब्रों की कमाई खाने वाले ये हमें उपदेश देते हैं। ठीक है, बेसिकली आप दरगाह पे बैठ करके आप लोगों से 10-10 रुपए लेकर के उनके बाल काटते हैं। थोड़ा सा बाल काट दिया, 10 रुपए लिए, और लोग आते हैं, मत्था टेक के जाते हैं, हाथ चूम के जाते हैं। ठीक। तो अब उस दरगाह के पीर हैं, तो कहते हैं ये कब्रों की कमाई, तो ऑनेस्टली तो कब्र की कमाई खा रहे हैं ना। तो कहे कब्रों की कमाई खाने वाले। तो शाह महमूद कुरैशी की मीटिंग हुई सऊदी एम्बेसडर से, वो फॉरेन मिनिस्टर थे इमरान खान की गवर्नमेंट में, तो वो पाँव उसकी तरफ करके बैठे हुए हैं। मतलब एक बेसिक एटिकेट होता है ना। अब मैं ही आपके साथ में बैठा हूँ, अब मैं पाँव आपकी तरफ करके बैठ जाऊँ तो आपको बुरा नहीं लगेगा? वो तो सऊदी अरेबिया का एम्बेसडर है, वो तो रिप्रेजेंट करता है पूरे वहां की पॉपुलेशन को, तो वो तो नहीं इसको लाइटली और लेगा। वो वहां पे अगर जाएगा तो क्या? फिर वो फोटो वायरल हुई ट्विटर के ऊपर, हाँ। और फिर सऊदी अरेबिया ने फिर जितना ट्रोल किया, फिर बुला करके फिर जाके माफी मांगनी पड़ी। फिर फौज ने बोला कि माफी मांगो, तो शाह महमूद कहे भाई मैं तो मखदूम शाह, मतलब शाह महमूद कुरैशी हूँ, मैं कैसे माफी मांग सकता हूँ? तो कहे कुछ नहीं, जाके माफी मांगो। तो ये जा करके पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर एक मुल्क के एम्बेसडर से माफी मांगता है कि आई एम सॉरी। तो पाकिस्तान आर्मी ने वो भी मैनेज किया, डैमेज कंट्रोल किया। तो इनकी फैलाई हुई गंदगियां ही तो साफ कर रहे हैं ना 3.5 साल से। लेकिन ये काफी लंबी, मतलब लॉन्ग रोप दी है इसको, बहुत अगर ज्यादा, इसको देखें तो बहुत ज्यादा। और एक्चुअली अगर इसने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होता ना, तो ये लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टर रह सकता था पाकिस्तान का। अगर इनको एर्तुगरुल गाजी बनने का शौक ना होता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक होता, तो ये मतलब पाकिस्तान आर्मी वुड हैव मेड श्योर कि यार ये पावर में रहे, और बाकी दोनों का तो खत्म ही कर देते हैं वो ऑपोजिशन। वैसे भी खत्म ही हो ही चुकी थी। हाँ, अभी इमरान खान ने रिवाइव किया है उनको। हाँ। जेन्युइनली बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को, बिकॉज अब लोग जो डीप स्टेट है, जब डीप स्टेट कंपेयर करती है दोनों को, जब डीप स्टेट स्टैटिस्टिक्स को देखती है यार इनकी क्या परफॉर्मेंस थी, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, डिप्लोमेसी इनके टाइम में कैसी थी, इनके टाइम में कैसी है, तो जमीन आसमान का अंतर निकलता है। ठीक है, भुट्टो, आपने देखा होगा इन्होंने लास्ट में नाम लिया है भुट्टो का, कि इस तरह से अमेरिका के कहने पे भुट्टो को फांसी दे दी, उस तरह से अमेरिका के कहने पे मेरी भी जान को खतरा है, मुझे भी हटाया अमेरिका के कहने पे। तो आप मुझे ये बताइए, पहली बात देखिए, भुट्टो कोई इंडिया में बहुत लोग गलत फहमी है कि भुट्टो बहुत लिबरल, सेक्युलर और पता नहीं क्या क्या था। इंडिया में जितने भी है ना, ये अपने खान मार्केट वाले और ये आंटियाँ जितना घूमती हैं फैब इंडिया के कुर्ते पहन के, इन लोगों को भुट्टो बहुत पसंद था कि भुट्टो वॉज वेरी लिबरल। तालिबान भुट्टो ने बनाया, ठीक है। कादियानियों को यानी कि अहमदियास को नॉन मुस्लिम भुट्टो ने डिक्लेयर किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। उसके बाद भुट्टो के ऊपर एक किताब लिखी गई है, बॉर्न टू बी हैंग्ड, ठीक है, वो किताब पढ़िएगा। उसमें भुट्टो जब स्कूल में पढ़ता था, एंड भुट्टो जो है कॉन्वेंट एजुकेटेड था, बॉम्बे में और देहरादून में और बड़े बड़े स्कूलों में वो पढ़ा हुआ है। वो भुट्टो ने एज अ मेरे ख्याल से 11-12 साल की उम्र में उसने एक चिट्ठी लिखी थी जिन्ना को। उस चिट्ठी की स्कैंड कॉपी है उसमें, उस बुक में, हैंड रिटन बाय जुल्फिकार अली भुट्टो, कोटेड नहीं है, एज इट इज वो लेटर है उसमें। उसमें उसने लिखा है 12-13 साल की उम्र में कि हिंदू कितने घटिया लोग हैं, हिंदू कितने जलील हैं, और इनके साथ कभी कोई दोस्ती हो नहीं सकती, इनके साथ हम रह नहीं सकते। एज अ चाइल्ड एजुकेटेड इन वन ऑफ द मोस्ट पॉश स्कूल्स, हाई क्लास स्कूल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उसने ये चीजें लिखी हैं। तो भुट्टो को बोलते हैं कि भुट्टो को फांसी दी। आपको पता है भुट्टो का अंत क्या जब हुआ था? जब भुट्टो को मारा था, भुट्टो की माँ हिंदू थी। तो जियाउल हक ने जेल में जब भुट्टो को फांसी हो गई तो कोई मर गया तो उसके बाद उसको घुसल देते हैं, उसको नहलाते हैं, बॉडी को पानी से धोते हैं दफनाने से पहले। तो घुसल जब दे रहे थे तो भुट्टो ने पिंडी से कैमरामैन भेजे थे GHQ से,
कि जाके देखो कि वो सर्कमसाइज था कि नहीं, और फोटो खींच के एविडेंस लेके आओ। ये रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। ये जिया ने और जो लोग गए थे, जो लोग वहां प्रेजेंट थे, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है ये चीजें कि भुट्टो ने हमको भेजा और बोला कि फोटो खींच के लेके आओ। सो सिर्फ ये मेक श्योर करने के लिए, अगर इसका सर्कमसिजन नहीं होगा तो इस भुट्टो की लेगेसी को किल कर देंगे। ये जिया ने भेजा, जिया ने भेजा था। हाँ हाँ। ठीक है, इतना इस्लामिस्ट को पैम्पर करने के बाद भी, मतलब जो सबसे रेडिकल सेक्शन था सोसाइटी का, उसको पैम्पर करने के लिए अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, जो तालिबान थे उनको बनाया। ये अहमद शाह मसूद और सिराजुद्दीन हक्कानी, ये तो सारे स्टूडेंट थे ना पाकिस्तान में। तालिबान के जो बड़े बड़े उस समय के जो रेजिस्टेंस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वो सारे कौन थे? वो स्टूडेंट्स थे। कोई कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, कोई लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। भुट्टो ने उनको हायर कराया, फिर आईएसआई को बोला इनको ट्रेन करो, और फिर ट्रेन करके इनको भेजा। अहमद शाह मसूद वाज एन इंजीनियर, ठीक है, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो भुट्टो ने सब कुछ किया रेडिकल्स के लिए, फौज के लिए सब कुछ किया, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? उसी फौज ने मारा, सोशलिस्ट भी बना वो। ठीक है। अच्छा, एक मजे की बात और बता दूं, इमरान खान बहुत एंटी करप्शन ड्राइव की बात करते हैं। भुट्टो ने ना एक सबसे बड़ा एंटी करप्शन ड्राइव पाकिस्तान में भुट्टो ने चलाया था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो उस जो वो जो ड्राइव थी एंटी करप्शन, उसमें करीब 103, जैसे हमारे यहाँ आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, पाकिस्तान में जो सीएसएस ऑफिसर होते हैं, अच्छा, तो सीएसएस में से 103 ऑफिसर्स को उसने करप्शन के ऊपर सस्पेंड किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एंटी करप्शन ड्राइव था वो। उसमें से सिर्फ 2 ऑफिसर्स थे जो बहाल नहीं हुए, बाकी 101 को बाद में बहाल कर दिया गया, अपनी सर्विसेज में वापस लौट गए। उन 2 ऑफिसर जिनको बहाल नहीं किया गया, बिकॉज उन्होंने इतनी ज्यादा करप्शन करी थी, मतलब उनको बहाल करना पॉसिबल ही नहीं था। उनमें से एक इमरान खान के पिताजी थे। अच्छा जी। और आज की डेट में एंटी करप्शन की सबसे बड़ी, वरना आप सोचिए ना कि एक मामूली ब्यूरोक्रेट का बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, 5 स्टार लाइफस्टाइल जी रहा है, वो कैसे पॉसिबल था? है ना? और ये मतलब मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, ये मैं जो भी बातें कह रहा हूं सारी डॉक्यूमेंटेड है। जिसको फैक्ट चेक करना हो जाके कर ले। एक भी गलत निकलेगी आके मुझे बता देंगे कि भाई आपने ये बात गलत की। ये तारीख है इनकी पार्टी की, ये तारीख है इमरान खान की, ये तारीख है पाकिस्तान की। तो हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं, मैंने कहा ये वहाँ पे ये बहरान है, तो कहते हैं यार पाकिस्तान की तारीख कभी लिखी जाएगी तो वो एक लाइन में लिखी जा सकती है। तो मैंने उनसे पूछा क्या? तो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख है बहरान दर बहरान दर बहरान दर बहरान। मतलब जब से बना तब से बहरान ही चल रहा है। बहरान को इंग्लिश में बोलते हैं क्राइसिस। कि मतलब एक क्राइसिस के बाद दूसरा क्राइसिस, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, बोलते बस यही पाकिस्तान की तारीख है और कोई तारीख नहीं है। मतलब उनके पास अब इमरान खान को इतना सेलिब्रेट क्यों करते हैं? उस कंट्री के पास आप मुझे बताइए क्या है सेलिब्रेट करने के लिए? 2 चीजें, एक एटम बम और एक 92 का वर्ल्ड कप। तीसरी कौन सी खुशखबरी उस मुल्क को मिली है 70-72 सालों में? अभी भारत को हराया 10 विकेट से T20 वर्ल्ड कप में, ये तीसरी खुशी थी शायद। मतलब ये कोई खुशी नहीं है, ये तो भूल जाएंगे वो। मतलब जो एक पूरी कौम को, एक पूरे देश को जो कहते हैं ना कि यार ये हमारी एज अ कंट्री है, हमारी अचीवमेंट है, ठीक है, वो क्या है? एक अचीवमेंट है वर्ल्ड कप, एक अचीवमेंट है न्यूक्लियर बॉम्ब, तीसरी कोई अचीवमेंट नहीं। एक उनका नोबेल प्राइज विनर था, वो तो खुद ही, वो चूंकि वो अहमदी था, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको पाकिस्तान में दफन नहीं होने दिया इन्होंने। तो उसको तो ये क्लेम कर नहीं सकते। और जब लास्ट में जब गवर्नमेंट ने जबरदस्ती फोर्स किया कि यार एक ही तो नोबेल प्राइज विनर है, तो उसको जब बॉडी लेके आए, हर दूसरे 1.5 साल 2 साल बाद आपको सुनने को मिलेगा कि उसकी जो कब्र है उस पर जा करके किसी ने उसकी कब्र तोड़ दी है, कभी उस पर कुछ पेंट कर दिया है, कभी कुछ कर दिया। मतलब उसको मरने के बाद भी उसको चैन से नहीं रहने दे रहे, कब्र में भी उसको चैन नहीं दे रहे। इस पूरे पॉलिटिकल सिचुएशन में और इमरान खान के एग्जिट के बाद और एक नई सरकार आ रही है शरीफों की, आपको कितना लगता है कि जो रेडिकलिज्म का जो स्पेस है, जो ग्रोइंग रेडिकलिज्म है, वो बढ़ेगा या कम होगा? और आर्मी का उसमें क्या रोल है?
देखिए रेडिकलाइजेशन उस सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। 70 साल से आप वो प्रोसेस चला रहे थे, तो कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन तो है नहीं कि 70 साल से चल रहा था, आज आपने स्विच ऑफ कर दिया तो सारे कल से लिबरल हो जाएंगे। ठीक है, जो रेडिकलाइज हो चुका वो तो हो चुका, अब उसको आप डी रेडिकलाइज नहीं कर सकते। अब आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कर सकते हैं यार, हमको फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है, आने वाली जनरेशन है, हमें उसको किस तरह से लेके जाना है। तो जो रेडिकलाइजेशन है वो तो रहेगी, वो नहीं जाएगी पाकिस्तान से, कभी नहीं जाएगी। आने वाले कम से कम 70-80 साल तो नहीं जाएगी। दैट विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, और पाकिस्तानी सोसाइटी विल हैव टू पे द प्राइस ऑफ व्हाट दे हैव डन टू देयर पीपल इन पास्ट 70 ईयर्स। पिछले 70 साल से जो उन्होंने किया है उसका खामियाजा तो भरना पड़ेगा ना। आज की डेट में अब आप सोचिए कि एक सपोर्टर थी वो पेशावर में, वो पेशावर नहीं रावलपिंडी में, वो कहती है कि जलसे में मीडिया से बात कर रही है, 20 कैमरे हैं, वो कहती है कि मेरा बस चले तो मैं जाऊं और फजलुर रहमान जो JUIF के लीडर हैं कहते हैं मेरा बस चले तो मैं अपने पे बम बांध के जाऊं और फजलुर रहमान के सामने फट जाऊं। मतलब ये आप सोचिए कि ये पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट पे ये रिएक्शन है लोगों का। सो इतना रेडिकलाइज कर चुके हैं कि मैच्योर औरत, उसकी अपनी फैमिली होगी, उसके अपने बच्चे होंगे, ठीक है, शी इज सेइंग, मतलब शी इज ओके विद द फैक्ट कि यार मैं अपने आप पे मैं सुसाइड बम्बर बन जाऊंगी, एंड पीपल आर चीयरिंग फॉर हर, लोग तालियां बजा रहे हैं उसकी तरफ, चारों तरफ। तो इतनी रेडिकलाइज सोसाइटी हो चुकी है वो, और इमरान खान ने उसको इतना ज्यादा विशियस बना दिया, उसमें इतना जहर घोल दिया है कि अब वो रेडिकलेशन पहले रिलीजियस था, अब वो पॉलिटिकल भी हो गया है। तो नाउ आई मीन रिलीजियस रेडिकलिज्म को भी बढ़ाने के लिए कुछ किया है यार। देखिए, आप बात बात पे अब आप रियासत मदीना की बात करेंगे, बात बात पे आप हजरत उमर की बात करेंगे, ठीक है, आपके पॉलिटिकल रैली भी होगी तो आप उसको भी रिलीजियस को रोटेशन देंगे, आपकी हर चीज रिलीजियस है। तो फिर तो अगर ये कॉर्नर हो रहा है तो और भी रिलीजियस होने की कोशिश करेगा ये, ऑब्वियसली करेगा। और आप देखिए जितने भी वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं PTI की तरफ से, इमरान खान की पार्टी की तरफ से, उन सब में बस एक ही चीज है कि जैसे इमाम हुसैन को घेर लिया गया था करबला में, सबने घेर के मारा इमाम हुसैन को, उस तरह से इमरान खान को जो है सारे घेर रहे हैं और सबने घेर के उसको जो है बाहर निकाला है। तो उसको अब इमाम हुसैन बना रहे हैं सपोर्टर्स, और जो उनकी सोशल मीडिया टीम है वो उसको एंडोर्स कर रही है। ये तो ब्लास्फेमी नहीं है पाकिस्तान में? नहीं, ब्लास्फेमी नहीं है। देखिए, ब्लास्फेमी तो जो एक्चुअल में जो जिनको मार देते हैं, ब्लास्फेमी तो उन्होंने भी नहीं की होती। ये तो बहाना है, ये तो बहाना है। और यही है ना कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस के ऊपर है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको मार सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं आपको मार सकते हैं, ठीक है, आप मुसलमान हैं तो आप इमरान खान को इमाम हुसैन बना दें, हजरत अबू बकर बना दें, हजरत उमर बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो ये जो दोगलापन है ना, ये दोगलापन उस सोसाइटी में 70 साल से चल रहा है। अब वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है, वो इंटीग्रल पार्ट बन चुका है सोसाइटी का। रेडिकलाइजेशन भी, कट्टरपंथ जो है पहले मजहबी था, धार्मिक कट्टरपंथ था, अब राजनीतिक कट्टरपंथ भी आ गया है। अब उस राजनीतिक कट्टरपंथ में रिलीजियस कट्टरपंथ को यूज किया जा रहा है। मतलब पॉलिटिकल जो रेडिकलेशन है उसमें आप रिलीजियस रेडिकलेशन को इन्फ्यूज कर रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन बन के निकलेगा, आई मीन दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। और ये आर्मी का रोल इसमें ना, कि मैं एक बुक पढ़ रहा था डायरेक्टरेट एस स्टीव कोल की जी, तो उसमें जैसे मुशर्रफ कहते हैं अमेरिकन्स को कि जो मेरे जनरल्स हैं वो तो किसी मुल्ले से पढ़ के आए हैं गांव में, तो मतलब वो तो खुद तो इतना नहीं था रेडिकल इन द सेंस रिलीजियस, नहीं उसका बायस नहीं था। नहीं उसका बाप डिप्लोमेट था, टर्की में एम्बेसडर था पाकिस्तान का, वो मतलब मुशर्रफ की कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था, तो उस तरीके का उसका वो नहीं था। तो वो एक बहाना भी लगा रहा था कि ये इस तरह के हमारे रेडिकल्स हैं आर्मी में, तो मैं उनको सेक्युलराइज नहीं कर सकता हूँ, बट उसके अकॉर्डिंग में पोजीशंस वगैरह देने का वो एक बहाना था। तो क्या आर्मी का ये रोल कितना रहेगा इसमें काउंटर करने में भी, क्योंकि एक तो डबल एज स्वॉर्ड हो गई ना ये तो। बट वो स्वॉर्ड किसने बनाई है? खुद उन्होंने ही बनाई है ना। रेडिकलाइजेशन हुआ वो भी उन्होंने ही किया 70 साल में।
उसके बाद इमरान खान जैसे लोगों को एंडोर्स भी इन्होंने ही किया, इमरान खान को पावर में भी यही लेके आए। ऑपोजिशन भुट्टो फैमिली है या बाकी हैं, पर्सनल लाइफ में ये सारे लिबरल लोग हैं, चाहे भुट्टो हो चाहे शरीफ हो, बिकॉज ये एलीट का हिस्सा थे। एलीट किसी भी सोसाइटी में ना लिबरल ही होती है, चाहे इंडिया की हो चाहे अमेरिका की हो चाहे कहीं की भी हो। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो एलीट जो है वो एक दूसरे के साथ दे गेट अलोंग वेरी वेल। इंडिया का एलीट पाकिस्तान के एलीट के साथ मिलेगा ना तो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, एक जैसे होते हैं ना। इंडिया का एलीट अमेरिका के एलीट से मिलता है 2 मिनट में घुल मिल जाता है। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जो शरीफ फैमिली है वो, नवाज शरीफ का बाप अरबपति था। नवाज शरीफ ने पैसे नहीं बनाए हैं, ठीक है, उसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया हुआ, ठीक है, बट वो पॉलिटिक्स में आने से पहले भी वो बिलियनियर था, ठीक है। भुट्टो फैमिली आज नहीं, भुट्टो फैमिली मतलब इंडिया की आजादी से पहले के जमींदार हैं। लाड़काना और इधर के उसका जो नाना था वो आपके गुजरात में जो क्या बोलते हैं सो कौन सी ये स्टेट थी, जूनागढ़ है। सो जो जूनागढ़ स्टेट थी, ठीक है, वहां का प्राइम मिनिस्टर था भुट्टो का जो नाना था, ठीक है। सो और लड़काना में जो सिंध का जो एरिया लड़काना जो गढ़ है पीपल्स पार्टी का, लड़काना में कितने हजार एकड़ जमीनें हैं उनकी, उसका कोई हिसाब भी नहीं है। जरदारी खुद जो है कि वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड्स ऑफ पाकिस्तान है, आर्मी के बाद। आर्मी, हाँ ऑब्वियसली। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं। तो ये एलीट आज के नहीं है, ये जनरेशन से एलीट है। इमरान खान का बाप मैंने बताया वो ब्यूरोक्रेट था। तो कभी ऐसे हुआ कि इंडिया जैसे कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फैमिली से राइज करके प्रधानमंत्री बन गया हो कोई? पाकिस्तान तो में कभी हुआ ही नहीं। पाकिस्तान में हाँ, सब एलिट्स फैमिली से ही हैं। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं हुआ है। या तो जनरल्स बनते हैं वो इतने एलिट बन के, या फिर पॉलिटिशियन सारे एलिट फैमिली से। जैसे चौधरी शुजात जो है PML-Q के, वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे, बट वो गुजरात जो पंजाब का, पाकिस्तान का जो गुजरात एरिया है, पाकिस्तानी पंजाब में भी एक एरिया है, गुजरात है। हाँ। तो वो बेसिकली गुजरों का और इनका चौधरियों का एरिया है, राजपूतों का। तो वहां पे वो वहां का जमींदार है। सो ऐसा कोई मिडिल क्लास से निकल के, मिडिल क्लास से वहां पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी निकली है, सिर्फ एक, वो थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो महाजिरों ने बनाई थी, अल्ताफ हुसैन ने जो बनाई। अच्छा। कराची में जो इंडिया से मुस्लिम्स माइग्रेट करके, यूपी बिहार वाले जो मुस्लिम थे, और वही इकलौती पार्टी है जिसमें लीडरशिप भी मिडिल क्लास थी, और वहाँ उसके सारे MPAs MNAs जैसे हमारे MP और MLAs होते हैं, वो सारे के सारे मिडिल क्लास लोग थे, उसमें से कोई एलीट नहीं था, आज भी नहीं है, सारे के सारे मुहाजिर। तो इकलौती पार्टी है पूरे पाकिस्तान में जहाँ जो कि बनाई भी मिडिल क्लास ने, और उसके वोटर भी मिडिल क्लास हैं, उसके लीडरशिप भी जितनी है वो सारी मिडिल क्लास है, बाकी कोई पार्टी नहीं। GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, वो भी फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स की पार्टी है सिंध की। पीपल्स पार्टी भी वही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी वही है। PTI को आप कह सकते हैं मिडिल क्लास, बट उसकी जो बाकी की जो लीडरशिप है वो मखदूम, सारे एलीट, सारे के सारे यही लोग हैं उसमें। इमरान खान के बाद सारे के सारे, तो इमरान खान खुद एलीट का हिस्सा नहीं था, मतलब उसकी अपब्रिंगिंग एलीट्स में नहीं हुई है, उतने एलिट्स में नहीं हुई है, लेकिन रिलेटिवली तो हाँ, मतलब वेल ऑफ फैमिली से। हाँ, वेल ऑफ फैमिली आप कह सकते हैं, बट चोरी का पैसा है ना वो, मतलब वो कोई खानदानी पैसा तो नहीं था। हाँ, खानदानी नहीं है, चोरी का पैसा ना, मतलब मेरा बाप बहुत करप्ट ब्यूरोक्रेट है और मैं कहूँगी मैं एलीट हूँ, ये तो नहीं हो सकता। जनरल बाजवा के बारे में आपका क्या असेसमेंट है? क्योंकि अभी जो कंपैरिजन हो रहा है मीर जाफर से, कि वो तो मीर जाफर है, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए जनरल बाजवा एक देखिए प्रोफेशनल सोल्जर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कभी भी उसको जनरल बाजवा कोई फालतू बात करते हुए नहीं देखेंगे, कोई लूज स्टेटमेंट देते हुए आप कभी नहीं देखेंगे, और ही हैज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट जियो इकोनॉमिक्स की वो बात करते हैं कि भाई जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ चलो, यू नो
he has always advocated good relations with India in past 2-3 years. हम्म ठीक है, पिछले 2-2.5 साल में उन्होंने यही बात करी है, एंड ही टॉक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो बहुत सीजन्ड ऑफिसर मुझे लगते हैं। हम्म और इमरान खान को जो हटाने का डिसीजन लिया है और जो न्यूट्रल होने का जो डिसीजन लिया है कि यार पॉलिटिक्स इनका काम है, उनको करने दो, हमें नहीं करनी पॉलिटिक्स। हम्म तो आई मीन ओनली अ स्टेट्समैन कैन टेक सच डिसीजंस। हाँ, अगर चाहते तो पहले की तरह मतलब टेक टेक ओवर ओवर कर सकते थे। कर लेते ना, क्या हम्म फर्क पड़ता है। और ये लोग कहते हैं ना, मतलब आर्टिकल जो 18th अमेंडमेंट हुई है उसके बाद ये है कि पाकिस्तान में अगर आप टेक ओवर कर लेते हैं तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं है उसको अप्रूव करने की, अच्छा। कू को। और परवेज मुशर्रफ को जो फांसी की सजा हुई है गद्दारी में, आर्टिकल 6 लगा, ट्रीजन, वो भी उसी के तहत लगा, और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी। अभी वो स्टे लिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। हम्म हम्म तो बात वही है कि ले दे करके कि अब वो, लेकिन फांसी तो मुशर्रफ को भी नहीं लग रही ना, तो बाजवा को थोड़ी लग जानी है। हम्म वो आ जाएगा पावर में, 18th अमेंडमेंट डिसॉल्व करा देगा एक अपनी पार्लियामेंट बुला करके। हम्म तो दैट इज समथिंग जो कि पॉसिबल था बट उसने नहीं किया वो। हम्म तो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट यार। और सोचे इतना पेशेंस है उसके पास, वो सारी चीजें हो रही हैं। एंड इज ट्राइंग टू रिजॉल्व ऑल दैट। हाँ, मतलब ही इज ट्राइंग टू प्ले कूल। हम्म यू नीड टू बी, आपके पास इतनी पावर हो, एब्सोल्यूट पावर हो, उसके बाद भी अगर आप इतनी चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए इंसान को मेंटली। लेकिन ये जो इंडिया के साथ जो इम्प्रूव रिलेशन होने की बात कर रहे हैं बाजवा, तो वो क्या, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आर्मी तो जनरली देखिए, अगर इकोनॉमिक पॉलिटिशियंस सिचुएशन, ट्राई करते हैं तो भी नहीं मानते हो। इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है ना। हम्म अब बिना इंडिया के कोऑपरेशन के आप, उनके उनके भी तो जो इश्यूज हैं वो बेसिकली इंडिया से ही है ना। हम्म उनके इंटरनल इश्यूज भी कहीं ना कहीं इंडिया से ही लिंक्ड हो जाते हैं आके, हम्म है कि नहीं। सो उनको पता है जब तक इंडिया के साथ कोई चीज फाइनलाइज नहीं होती, और इमरान खान वाज अ वेरी बिग ब्लॉक इन दैट वे। हम्म इमरान खान हैज डन एवरीथिंग कि कैसे भी करके इंडिया के साथ, मोदी साहब को जिस तरह से फासिस्ट बोलना, स्मॉल पीपल इन आरएसएस बिग को। ऑफिसेज, हाँ हाँ। ठीक है, पीपल विद स्मॉल हार्ट, और पता नहीं क्या क्या पर्सनलाइज कमेंट्स, हम्म ठीक है। तो वो जो पर्सनलाइज नेचर के कमेंट्स करना, तो उसने बहुत डैमेज किया, जो कि बाजवा को नहीं पसंद था। बिकॉज बाजवा हैज बीन रियली ट्राइंग कि मतलब कैसे भी करके इंडिया के साथ कुछ बातचीत हो जाए। हम्म हम्म और ये उसको, बाजवा को पता है यार कि कश्मीर नहीं सॉल्व होगा अभी। सबको पता है कश्मीर आज नहीं सॉल्व हो सकता। हम्म कश्मीर को सॉल्व होना है तो उसमें जाएगा समय, 15-20-25 साल। जो 70 साल का इशू है थोड़ी तुम 6 महीने में सॉल्व कर लोगे। हम्म तो बाजवा को ये रियलिटी का पता है, बट इमरान खान जैसे लोग ने हर एक वो काम किया जो जिसने डैमेज किया उसको। हम्म। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी नई सरकार आ गई, आर्मी का बात तो माननी पड़ेगी बहुत मैसेज तो चला गया होगा अभी तक, तो क्या वो रिलेशंस जो हैं, कुछ मूव्स होंगे जिससे रिलेशंस इंप्रूव होने की तरफ बढ़ेगा कुछ? आई थिंक वो सारी चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। अच्छा, बैकग्राउंड में। हाँ, आपने देखा होगा जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल मियाँ चुन्नू में लैंड करी पाकिस्तान में, हम्म उसके बाद पाकिस्तान ने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया। जो रिएक्शन दिया पाकिस्तान में, वो उनका सस्ता तेरे नाम था, एनएसए, मोहिद यूसुफ, उसने दिया, और सब ये सारे जितने सिविलियंस थे। हाँ। आर्मी ने ऐसा कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया। हम्म और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इंडिया से काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो गया भी है उधर सेंट्रल एशिया हम्म। वाया पाकिस्तान बाई रोड। अच्छा। काफ़ी सारे गुड्स जा रहे हैं, हम्म तो वो भी बाजवा के परमिशन के बिना नहीं हो सकता था। तो थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मलाइज्ड और बैकडोर चीज़ें चल रही हैं। तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस है, होगी। लेकिन गवर्नमेंट भी ये चाहेगी कि भाई कुछ भी देखिए, cross इंडियन border- गवर्नमेंट क्लियर है हाँ। कुछ चीज़ों पे। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है यार कि देखो, टेररिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हम्म ठीक है। अगर बाजवा टेररिज्म कंट्रोल कर सकता है तो then it's all good यार। हम्म और नदीम अंजुम को लगाया भी इसीलिए था कि फैज़ की एलिजियंस कॉम्प्रोमाइज थी। हो सकता है कि इमरान खान के साथ मिलकर के वो कुछ हैंकी पैंकी कर सकता था, हम्म। ठीक है, बट नदीम अंजुम इज बाजवाज मैन। तो जो ये नवाज शरीफ के जब मोदी मिलने गए थे वहाँ पे
देखिए लाहौर में, देखिए उस समय उसके बाद यूरी का और वो सब हुआ था। देखिए उस समय ना नवाज शरीफ और उनकी जो रिलेशंस थे ना वो पहले से ही बहुत गड़बड़ थे। पहले जनरल कियानी से गड़बड़ थे, फिर जनरल राहील शरीफ से गड़बड़ थे, और मेन गड़बड़ तब हुई जब जनरल राहील शरीफ को उसने एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन मांग रहे थे और उन्होंने नहीं दिया, तो उसके बाद चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी। तो वो नवाज शरीफ से वो नाराज तो थे कि मोदी को साथ उनका जो रिलेशनशिप था उसको लेकर के, बट उनकी नाराजगी जो मेन थी, उनको जो पनिश किया गया वो इसलिए किया गया कि आपने राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। तो वो एक तरीके से अटैक करवाना और फिर तो उसकी इमेज। हाँ, तो उन्होंने सैबोटाज किया हर एफर्ट नवाज शरीफ का। लेकिन बाजवा ने ऐसा कुछ भी, जहां तक लगता है कि जब उनके आने के बाद वो हरकतें नहीं हुई हैं क्रॉस बॉर्डर। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, मतलब एक तो ये है कि वो इस इकोनॉमिक्स सिचुएशन में नहीं है कि वो आपसे लड़ सकें, ठीक है। वो अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के थ्रू जा रहे हैं अभी वो। मतलब अगले 3 महीने बाद का पैसा नहीं है, 6 महीने बाद का रिजर्व नहीं है, साल भर के बाद का बजट नहीं है। मतलब इस सिचुएशन में जो कंट्री है, तो वो तो हर तौर पे आपके साथ पीस ही चाहेगी। तो चाहेगी कि यार कैसे भी करके दोस्ती कर लो, ट्रेड कर लो, कुछ लेवरेज मिल जाएगा, गाड़ियां जाएंगी सेंट्रल एशिया, कुछ टोल मिल जाएगा, यू नो। तो वो इस समय अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये तो है। तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव अगर कोशिश तो रहेगी, और बाहर के जो देश हैं जो इनको एड दे रहे हैं उनका भी ये रहेगा कि भाई ये कम से कम ऐसी हरकतें, इस मूव से ये तो संदेश जाएगा ही। अब देखिए जाते जाते भी इमरान खान ने कितना डैमेज किया है। उसने कहा कि अमेरिका ने साजिश करी है, ठीक है। उसके कुछ 12-13 एडवाइजर्स हैं, स्पेशल एडवाइजर्स, SAPM बोलते हैं, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। उसमें से 12-13 में से 9 वो हैं जो पाकिस्तानी नेशनली नहीं है। शहबाज गिल जो उनका सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट है, सबसे ज़्यादा उनका करीबी एडवाइज़र है, जो हर चीज़ शहबाज गिल के थ्रू होके जाती है, वो खुद अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है। उनका जुल्फी बुखारी सेकंड मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन, वो ब्रिटिश नेशनल है, ठीक है। शहजाद अकबर पर्सोना नॉन ग्राटा फ्रॉम US, ठीक है। उनके बताता रहा हूँ 13 में से तकरीबन 9 ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के नेशनल नहीं है, वो या तो अमेरिका के सिटीजन हैं या तो वो UK के सिटीजन हैं, और वो गवर्नमेंट में सर्व कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर थे, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ अमेरिकन सिटीजन है। वाओ। और उसी को गाली दे रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी की, रेजिम चेंज की। हिम्मत और जरूरत, और उस आवाम का माइंडसेट देखिए कि वो उसको बिलीव कर रहे हैं, उसको बाई कर रहे हैं। किस तरह के लोग रहते हैं उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में, उस समाज में। मतलब जिसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिकन सिटीजन था, वो कह रहा है कि रेजिम चेंज हमारे यहाँ वो अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप भी कितना डैमेज कर रही है। अभी इलेक्शन जो होंगे PTI का अगले साल तक नहीं होंगे। हाँ, अगले साल मेरे ख्याल से 2018 से 2023 का टर्म था। और मेरे ख्याल से 2 चीजें हैं, या तो इलेक्टोरल रिफॉर्म करा के ये 6-7 महीने में इनको सबको जेल में डाल के इलेक्शन करा लेंगे, बिकॉज करप्शन इन्होंने भी दबा के करी है। और ट्रीजन का भी तो बहुत बड़ा खतरा है कि वो भी लगाया जा सकता है। देखिए सबसे बड़ा खतरा इमरान खान को है फॉरेन फंडिंग केस में। अच्छा। इन्होंने पैसे लिए हैं इजरायली से और इंडियन से। अच्छा। जो कि पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से अगर आप इजरायली या इंडियन या किसी भी नॉन पाकिस्तानी से अगर आप पैसा लेते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी पार्टी जो है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। पूरी पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, और जो पार्टी का लीडर होगा वो लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएगा, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसको उर्दू में बोलते हैं ता हयात नाहली, बैंड फॉर लाइफ, डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ। तो वो होगा इमरान खान के साथ। अगर ये इसी रास्ते पे चलते रहे आर्मी के साथ टक्कर लेने के, तो आर्मी ने कुछ नहीं करना। आर्मी ने चीफ जस्टिस को एक फ़ोन करना है, और आर्मी चीफ को भी नहीं करना, जो इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर है ना, जो एक कर्नल होता है, एक कर्नल रैंक ऑफिसर ISI का सेक्टर कमांडर होता है इस्लामाबाद में। वो जाएगा कि जस्टिस के ऑफिस में बैठेगा और बोलेगा कि ये जो केस है इसकी हियरिंग शुरू करो और इनको डिस्क्वालीफाई करो।
नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करा दिया था ना फॉर लाइफ, इसीलिए शहबाज शरीफ बना है ना प्राइम मिनिस्टर। इनको भी करा देंगे और पूरी पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टी ही खत्म कर देंगे। वो एक और order इनका तो पे। कोई भाई भी नहीं है बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। इट इज एज सिंपल। तो पाकिस्तान आर्मी के पास बहुत सारे तरीके हैं इनको डील करने के। चलिए वैभव सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी Thank- चीज़ों का पता चला। Thank you, sir. सभी को आशा करता हूँ कि नई नई चीज़ें सुनने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। तो भाई लोग जहाँ तक थी वीडियो आपने देखी, इस वीडियो में है तो लंबी थी, बोर भी हो रहे होंगे कई लोग, लेकिन ये है कि आपको सीखने के लिए मिलता है। कभी आप पाकिस्तानी का सामना करते हो तो उसमें आपको ये होता है कि आपके पास नॉलेज होती है कि क्या बातें हुई हैं। इसमें से तकरीबन मेरे को 20% बातें जो नहीं पता चली, पहले नहीं पता थी। लाइक जो उसने भुट्टो ने खत लिखा था 12-13 साल की उम्र में, उस हेट कितनी हेट भरी हुई थी उसके अंदर। ठीक है, ये मैं ये नहीं कहता कि वैभव सर ने सबूत नहीं दिखाया, आप खुद चेक कर सकते हो। इतनी अगर आप पढ़े लिखे हो ना, अपने इतना ही है तो आप खुद चेक कर सकते हो, क्योंकि हर बात का आपको बच्चों की तरह फीड करना, स्पून फीडिंग करना, ये काम नहीं होता। आपको चीज़ बताई जाती है, अगर आपको शक होता है तो आप कर सकते हो, जिसको नहीं शक होता है वो नहीं करता, जिसको शक होता है वो कर सकता है। तो वो बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये जब यहाँ पे थे तब भी ये हेट करते थे। ठीक है, उसके बाद जो बंदा इतना रेडिकलाइज था, हिंदुओं के खिलाफ था, उसको भी जब वो मरा, जब उसको नहाने धोने चले गए, वो मैं बता देता हूँ वो उस कारण बोल रहे थे सर, उसका मीनिंग ये होता है कि अगर स्लैंग लैंग्वेज में देखा जाएगा, वो चेक कर, उसने फ़ोटो खींची थी नहाते जब उसको नहाई धोई करवा रहे थे तो फ़ोटो खींची थी, ये कटुआ है कि नहीं है, यानी कि उर्दू में बोले तो सुन्नत, वो उसकी चेक करी गई उन्हीं लोगों के थ्रू जिनके लिए वो बोल रहा था कि ये मेरे हैं, और जो हिंदू है वो मेरे खिलाफ, वो हिंदुओं के खिलाफ बोलता था। ठीक है, हिट कहता, क्योंकि उसकी माँ हिंदू थी, इस रीज़न से उन्होंने उसकी फ़ोटो खींची और चेक करवाई अपने जनरल को कि देखो हाँ ठीक है, ये ठीक है, इसकी सुन्नत हुई थी। तो बेसिकली ऐसी कई बातें होती हैं। इस वीडियो को दिखाने का आपको मकसद यही होता है, जब मैं खुद भी ऐसे देखता हूँ कि इससे हमारी नॉलेज में इजाफा होता है जब हम किसी से बात करते हैं। क्योंकि अगर आप इसी पे टॉपिक के चल रहे हो तो टॉपिक आपको जब सामने वाला होता है ना, तो आप उसको काउंटर कर सकते हो, अच्छे वे से कर सकते हो। इसमें कई बातें ऐसी बताई गई हैं जो मेरे को नहीं पता थी, मेरे को नॉलेज मिली है। आई होप आपको भी नॉलेज मिली होगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सारा का सारा आपको उसका हिस्ट्री बताई। ठीक है, कुछ ऐसी बातें बताई जो थी जो मेरी नॉलेज में नहीं थी, और उसमें आपको पाकिस्तान बनने का, पाकिस्तान की इसमें बताया गया कि पाकिस्तान कैसे 5th जनरेशन वॉरफेयर करता है, कहाँ कहाँ इन्होंने अड्डे बना रखे हैं, सिंगापुर में, कहाँ कहाँ कुवैत में। ठीक है, उनको फंडिंग करते हैं और 500 मिलियन का बजट है, उनको फीड किया जाता है कि $100 $150 लो, उस पर लाइक मारते रहो, ट्रेंड इसी से चलते हैं। और मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि इमरान खान का, ये तो मेरे को पता था कि इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग कम है, वो भौंकता रहते हैं, ऐसे ही भी हम दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। मोदी की फ़ैन फॉलोइंग इमरान खान से 10 गुना ज़्यादा बड़ी है, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसके लाइक्स और उसके ट्वीट्स पे क्या हो रहा है। तो वैभव सर ने ध्यान देखा तो नॉलेज मिली कि हाँ यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक के 100 सब्सक्राइबर हों और एक के 1000 सब्सक्राइबर हों, और उसको जो 100 वाले को 300 व्यूज़ मिले और जो 1000 वाला है उसको 200 व्यूज़ ही मिले। ये पॉसिबल नहीं ना हो सकता। तो मैनिपुलेट है ये कैसे किया जाता है, ये 5th। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि वो पाकिस्तान वाले इस 5th जनरेशन वॉरफेयर में बहुत पैसा फूकते हैं। वो अपने कंट्री पे नहीं लगाएंगे, वो 5th जनरेशन वॉरफेयर में फूक देंगे। ठीक है, दूसरी कंट्री को बर्बाद करने के लिए खुद बर्बाद होते रहेंगे। दूसरी कंट्री हो चाहे ना हो, हम तो होंगे ही नहीं, लेकिन हमें इसे लड़ना है, क्योंकि हम रेडिकलाइज नहीं होना चाहते। हम आप नहीं चाहते कि हमारे दिमाग भी रेडिकलाइज कर दें ये। इसीलिए ये यूट्यूब चैनल क्यों चल रहे हैं वहाँ पे, ये फ़ौज के खिलाफ भी बोल जाते हैं। जैसे कई ऐसे हैं जो अपने फ़ौज के खिलाफ भी बोली जा रहे हैं यूट्यूब चैनल, और अपने गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोली जा रहे हैं, लेकिन उन पर एक्शन नहीं होता, उनको फीडिंग की जाती है। तभी ISI जहाँ उस पर एक्शन नहीं लेती, ना फ़ौज लेती है। उनके चैनल क्यों नहीं बंद करते कि वो आप फ़ौज के खिलाफ बोलते हो। अब वो है आरजू काजमी नाम की एक, ठीक है, तो एक आलिया भी बैठ गई है एक आके,
ये आरजू काज़मी तो शरेआम फौज के खिलाफ बोलती है। आप क्या सोचते हो कि उसको पैसे नहीं मिलते होंगे? उसको आईएसआई को पता नहीं होगा? फौज को शरेआम वो बोलती है, शरेआम बोलती है। कभी आपने सोचा है? उसको भी पैसे दिए जाते हैं कि चल तू बोलती रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसकी इतना इन्फ्लुएंस हो जाए इंडिया में कि इंडिया वाले सोचे कि आरजू काज़मी जो बोलेगी वो सच्ची बोलेगी। ये फ्यूचर प्लान बनाया जाता है, ये है। तो जो इनके यूट्यूबर्स भी है ना जो चल रहे हैं, वो सबको ये पीछे से फंडिंग और इनके ध्यान में होता है। नहीं तो 1 सेकंड से पहले वो फौज उड़ा देती है कि तुमने मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया, आईएसआई के देश के खिलाफ कैसे बोल दिया। तो ये बात है भाई। मेरे को तो इस वीडियो में नॉलेज मिली है, हो सकता है कि आपको भी नॉलेज मिली हो, कईयों को पता हो, कईयों को बिल्कुल ब्लैंक हो, जिनको नहीं पता था, लेकिन मुझे नॉलेज मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। वैभव सर बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी देते हैं तो ठीक होती है इनकी इंटरव्यू। बहुत अच्छे वेरवे पूरे तफसीलात क्या कहते हैं उसको, पूरा अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो, ठीक है। प्लीज़ आप इस अपने भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अपने भाई के सब्सक्राइब करके चैनल को एक सोल्जर बन जाओ इस मीडिया इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में। आपको पता चल गया कि मीडिया इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हमें कोई फंडिंग नहीं करता। अगर फंडिंग करता तो मैं आपसे सब्सक्रिप्शन, जहाँ आपकी पावर की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसीलिए आपके सब्सक्रिप्शन मांगता हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं है। हम सिर्फ ये है कि हमें खुद मेहनत करके ये पावर क्रिएट करनी है। एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हमने एक आवाज़ बनना है। तभी मैं बोलता हूँ बार बार, जिन नए लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।